हाँ जी बच्चा भाटी, विशिंग यू अ वेरी गुड डे। ठीक है, अभी लास्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे वर्क पावर एनर्जी का, वी वर डिस्कसिंग अबाउट मैकेनिकल एनर्जीज ऑफ द सिस्टम। तो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो हमने लास्ट टाइम काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कशन किया था और वर्क एनर्जी थ्योरम डिस्कस की थी। अभी उसी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आफ्टर काइनेटिक एनर्जी वी आर डिस्कसिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी कंबाइंडली इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। तो अभी नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी के बाद वी आर डिस्कसिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। कोई भी मैकेनिकल सिस्टम है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज the energy possessed by the body by virtue of its position or its configuration। ठीक है ना, कोई बॉडी है, उसकी पोजीशन की वजह से जो उसकी एनर्जी होगी या उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो उसकी एनर्जी होगी, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी। ठीक है, तो कोई बॉडी है, फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं टू इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जो हम लोग मेजरली यूज करेंगे मैकेनिकल सिस्टम्स को डिस्कस करने के लिए, आर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तुम लोग जानते हो, mgh फॉर्मूला सुना हुआ है, किस पे डिपेंड करता है? बॉडी की पोजीशन पे, बॉडी की हाइट पे। बॉडी कम हाइट पे है, कम पोटेंशियल एनर्जी, ज्यादा हाइट पे ज्यादा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंडिंग अपॉन पोजीशन ऑफ द बॉडी इज पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh इज अ टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देन सेकंड, यहाँ पे जो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी जो फ्रीक्वेंटली यूज करने वाले हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, हम लोग चैप्टर में आगे स्प्रिंग्स की बात करेंगे। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग्स। आगे जाके हम लोग जब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे कुछ हम लोग इलास्टिक बॉडीज के बारे में भी बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल रबर बैंड है। ठीक है, कोई भी ऐसी बॉडी है जो इलास्टिक नेचर शो करती है, डिफॉर्म करने पे अपना शेप साइज रिगेन करने की टेंडेंसी रखती है। तो ऐसी बॉडीज को जब भी हम डिफॉर्म करते हैं तो उनके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर हो जाती है। उनके इलास्टिक नेचर की वजह से उनके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर हो जाती है। ठीक है, उनकी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से उनके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो एनर्जी स्टोर्ड इन ड्यू टू चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन इन अ बॉडी और इन अ सिस्टम इज अगेन अ टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और उनको हम क्या नाम देने वाले हैं? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो समझ में आ रही? फिर से डेफिनेशन के लिए मैं 2 पॉइंट एक्सप्लेन करने लग गया था। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी is defined as the energy possessed by body by virtue of its position or its configuration। ठीक है, तो 2 टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जैसे मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा था, जो हम यहाँ पे मैकेनिकल सिस्टम्स के अंदर मेजरली डिस्कस करने वाले हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो चलो डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से ही अपने पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन जो हमें डिस्कस करने हैं, उसमें सबसे पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करते हैं। हालांकि तुम इसके साथ पहले से फैमिलियराइज हो, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh तुम लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा होता है। स्टिल एक बार कैसे आया फॉर्मूला वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, उसका थोड़ा सा यूज वगैरह के बारे में भी अभी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। बॉडी अर्थ के सरफेस से कितने हाइट पे है, उस हाइट पे डिपेंड करेगी ये पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, और पोजीशन कहाँ से देखनी है? अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जैसे मैं बता रहा था, एक्सप्रेशन mgh तुम्हें पता ही है, बट हमारे स्कूल में डिराइव करने के लिए बोल देते हैं। और ठीक है, हमें आना भी चाहिए, आया कहाँ से ये mgh एक्सप्रेशन, निकला कहाँ से? तो 9th में तो हमें वैसे ही याद करा दिया था। अभी देख लेते हैं इसके निकालने के लिए क्या दिमाग लगाना होता है। तो ये तुम्हारे सामने एक डायग्राम बना हुआ है, इसी डायग्राम को एक्सप्लेन करते हुए मैं डेरिवेशन समझाता हूँ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले mgh का। तो हमारे पास यहाँ पे एक बॉडी है जिसका मास m है। ठीक है, ये बॉडी फ्लोर पे पड़ी है। ठीक है, इसको हम फ्लोर से उठा के h हाइट पे ले जाएंगे। फ्लोर से उठा के बॉडी को हम h हाइट पे लेके जाएंगे। तो कोई बॉडी है, फ्लोर पे पड़ी है, हमने उसको उठाया, उठा के h हाइट पे ले गए। ग्राउंड से h हाइट पे ले जाते समय हम लोग क्या काम करेंगे? वी विल मेक इट मूव स्लोली। ठीक है, तो चलो सबसे पहले स्कूल में डेरिवेशन स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले क्या बताओगे? टू कैलकुलेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी, लेट अस कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर सरफेस ऑफ अर्थ किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? स्मॉल g। ठीक है ना, और बॉडी को हमने रेस करा दी है, हाइट थ्रू विच द बॉडी इज रेस्ड इज स्मॉल h।
ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh, तो m और g और h तीन क्वांटिटीज तुम यूज करोगे ना एक्सप्रेशन के अंदर, तो पहले उन तीन क्वांटिटीज को लेट करवा दो, ठीक है। डेरिवेशन के स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर दो। m इज मास ऑफ द बॉडी, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर सरफेस ऑफ अर्थ, h इज हाइट थ्रू विच द बॉडी इज रेज्ड, ठीक है। आगे क्या करना है तुमने, इस बॉडी को ग्राउंड से उठाना है, h हाइट लेके जाना है। कैसे लेके जाना है, स्लोली, ठीक है। नाउ एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी। कौन लगा रहा है एक्सटर्नल फोर्स, हम लगा रहे हैं, हम लेके जा रहे हैं ना बॉडी को h हाइट पे। तो नाउ एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटेशन फोर्स डाउनवर्ड, हम उसके अगेंस्ट अपवर्ड फोर्स लगा रहे हैं और बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस करने वाले हैं। कैसे, स्लोली। अब ये स्लोली वाला जो पॉइंट है, दिखने में तो लगता है बहुत छोटा सा पॉइंट है, बहुत ही काम का पॉइंट है, ठीक है। स्लोली हम इसलिए लेके जा रहे हैं, सोचो ब्लॉक को तुमने बॉडी को ग्राउंड से उठाया और तुम इसको स्लोली राइज करा रहे हो। इमेजिन करो अगर तुम इसको स्लोली राइज करा रहे हो तो उसकी वेलोसिटी, अगर इसको हम स्लोली राइज करा रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी पूरे रास्ते ऑलमोस्ट क्या रही, जीरो, ठीक है ना। तुम्हारे सामने तो मैं भी इतना फास्ट अपने हाथ को मूव करा रहा हूँ। मान लो इस ब्लॉक को हमने, इस बॉडी को हमने ग्राउंड से उठाया और उठा के एच साइड तक ले जाने में हमें 1 दिन लग गया, तो सोचो कितना स्लोली मूव कराया होगा। तो इतनी स्लोली मैं इसको मूव करा रहा हूँ, ग्राउंड से उठा के 2 मीटर की या 5 मीटर की हाइट पे लेके जा रहा हूँ। कैसे ले जा रहा हूँ, स्लोली, 1 दिन लगा दिया मैंने। तो रास्ते में इसकी वेलोसिटी क्या रही होगी, पूरे रास्ते इसकी वेलोसिटी क्या रही होगी, नेग्लिजिबल। समझ पाए मेरी बात को। तो उससे क्या फायदा होगा, जब मैं ब्लॉक को, बॉडी को ग्राउंड से उठा के एच हाइट पे ले गया, तो ग्राउंड से एच हाइट पे ले जाने में मैंने उस पर कुछ वर्क किया, मेरा सारा का सारा वर्क डन कहाँ गया, तो सारा का सारा वर्क डन गया इस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने में, क्योंकि मैंने काइनेटिक एनर्जी को तो चेंज ही नहीं होने दिया ना। मैंने काइनेटिक एनर्जी थ्रू आउट द वे क्या रखी, ऑलमोस्ट जीरो। जो भी मैं वर्क कर रहा था, दैट एंटायर वर्क डन वाज गेटिंग स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो व्हाट आई एम मेकिंग श्योर ऑफ है कि जो भी मैं वर्क करूँ इस बॉडी के ऊपर, वो सारा का सारा इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने में जाए, किसी और एनर्जी में चला जाए। मान लो मैं इसको एक्सेलरेट करा के ले जाता, बॉडी को ग्राउंड से एच हाइट पे एक्सेलरेट करा के ले जाता, तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो जाती है, इसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो जाती। अब मैं अपना वर्क डन ढूंढ लूँ, सोचो मैंने अपना वर्क डन ढूंढ के निकाल दिया, तो मेरा वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और मैं इंटरेस्टेड हूँ पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन डिराइव करने में, साथ में काइनेटिक एनर्जी और आके ऐड होके बैठ जाएगी। तो मेरा नेट वर्क डन जो होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर नहीं, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर हो जाएगा ना। तो अभी हम लोग जो इंटरेस्टेड हैं, इस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी निकालने में इंटरेस्टेड है। तो इस बॉडी को हम ग्राउंड से उठा के एच साइड पे ले जा रहे हैं। कैसे ले जा रहे हैं, slowly, by moving it slowly, what we are making sure that its kinetic energy is not changed, ठीक है। जो भी हम वर्क कर रहे हैं, that is entirely stored in the body in the form of potential energy. तो work done by external agent in doing so will be stored in the body in the form of potential energy. क्यों बोल रहे हैं, ऐसे समझ में आ गया ना। स्लोली ले जाने की वजह से सारा का सारा वर्क डन जो भी हमने बॉडी पे किया होगा, एक्सटर्नल फोर्स जो हमने लगाई है, उस फोर्स से हमने जो भी इस पे वर्क किया होगा, दैट एंटायर वर्क डन विल स्टोर इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो चलो स्लोली लेके जा रहे हैं बॉडी को ग्राउंड से एच हाइट पे, ठीक है ना। तो हमने फोर्स कैसे लगाई, इस बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स कैसे लगाई, अपवर्ड। और क्या लग रहा था इस पे, वेट mg डाउनवर्ड। और क्योंकि इसको हम स्लोली ले जा रहे थे, इसका एक्सेलरेशन कितना था, जीरो। पूरे रास्ते इसकी वेलोसिटी क्या रह रही थी, नेग्लिजिबल, बढ़ी नहीं रही थी, वेलोसिटी बढ़ी नहीं रही थी। क्यों, क्योंकि वी आर मेकिंग इट मूव स्लोली, एक्सेलरेशन वाज जीरो। एक्सेलरेशन जीरो, तो बॉडी पे हम कह सकते हैं फोर्सेस वर बैलेंस्ड, दैट इज हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स था वो mg के बराबर था, ठीक है। तो फोर्स वी वर अप्लाइंग ऑन द बॉडी, द एक्सटर्नल फोर्स वी वर अप्लाइंग ऑन द बॉडी वाज इक्वल टू mg। तो फोर्स हमारी mg के बराबर, बॉडी को हमने अपवर्ड डिस्प्लेस किया h। ऐसा करने में हमने बॉडी पे कितना वर्क कर दिया, तो वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। वर्क डन विल बी इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा में हमने जो एक्सटर्नल फोर्स लगाई mg, बॉडी को डिस्प्लेस कितना किया h, एज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, बीच में एंगल कितना हो गया, जीरो। कितना वर्क करना पड़ा हमें, mgh, ठीक है। और ये सारा का सारा वर्क डन, जैसे अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया, कहाँ चला गया होगा, तो बॉडी के अंदर स्टोर हो गया होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी।
तो as the distance moved is in the direction of force applied, therefore work done will be equal to force into displacement. cos थीटा वाला टर्म हमारा 1 हो जाएगा. फोर्स हमने कितनी अप्लाई करी, mg के बराबर. डिस्प्लेसमेंट हम कितना लाए, h. टोटल वर्क डन हमने कितना किया, mgh. As this work done gets stored in the form of potential energy in the body, gravitational potential energy of the body at height h, potential energy as a function of h. ठीक है, v ब्रैकेट h का मतलब क्या है, जैसे हम लोग लिखते थे fx, तो f is function of x, f is function of time, ऐसे v पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ हाइट. ठीक है ना, vh का मतलब समझ में आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ हाइट. क्या एक्सप्रेशन आ रहा है हमारे पास, mgh. कैसे डिराइव किया समझ में आ रहा है. ठीक है, तो समझ में आ रहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, कैसी क्वांटिटी है, रेफरेंस क्वांटिटी है. जैसे ग्राउंड को तुमने मान लिया अपना जीरो रेफरेंस लेवल. ठीक है, जनरली हम ग्राउंड को ही अपना जीरो रेफरेंस लेवल मानना पसंद करते हैं. ग्राउंड को हमने ले लिया जीरो पोटेंशियल लेवल. तो जब तुम बॉडी को उठा के एच हाइट पे ले जाओगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, mgh. ऐसे ही ग्राउंड से एच हाइट नीचे ले जाते तो, ग्राउंड से एच हाइट ऊपर ले गए तो प्लस mgh. ग्राउंड से एच हाइट नीचे ले जाएंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू बी माइनस mgh. ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh हमने पहले ही पढ़ा हुआ था, पर डिराइव कैसे किया, क्या लॉजिक है, वो तुम्हें मैंने बता दिया. नेक्स्ट अभी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बाद हमने क्या डिस्कस करना है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जो हम लोग लास्ट पेज पे बात कर रहे थे. तो पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग. तो चलो सबसे पहले a definite amount of work, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कहानी सुनो. a definite amount of work has to be done against the restoring force of spring, both in compressing or in stretching the spring. This work done is stored in the spring in the form of elastic potential energy. ठीक है, कोई भी बॉडी है, कोई भी स्प्रिंग है, सॉरी, स्प्रिंग को हम इलोंगेट करें चाहे हम स्प्रिंग को कंप्रेस करें, तो देखो स्प्रिंग को जब भी तुम इलोंगेट करोगे, तो हम लोगों ने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था, स्प्रिंग को हम इलोंगेट करते हैं तो स्प्रिंग अपना शेप रिगेन करने के लिए इनवर्ट फोर्स लगाने लग जाएगी के एक्स. के को हम क्या बोलते थे, स्प्रिंग कांस्टेंट. एक्स क्या होता था, इलोंगेशन फ्रॉम नेचुरल लेंथ. ठीक है, ऐसे अगर हम स्प्रिंग को कंप्रेस कर दें, हमारे पास कोई स्प्रिंग है और हम उस स्प्रिंग को पकड़ के उसको कंप्रेस कर दें, नेचुरल लेंथ से कंप्रेस कर दें, तो जब उसको कंप्रेस करेंगे तो इट विल एक्सर्ट एन आउटवर्ड फोर्स. अगेन दैट आउटवर्ड फोर्स इज गोइंग टू बी के एक्स. के इज अगेन स्प्रिंग कांस्टेंट, एक्स इज डिफॉर्मेशन इन द स्प्रिंग, बेसिकली कंप्रेशन इन द स्प्रिंग. तो कोई भी स्प्रिंग है, तुम खुद सोच के देखो, तुम स्प्रिंग को इलोंगेट कर रहे हो या तुम एक स्प्रिंग को उसके नेचुरल लेंथ पे जाके कंप्रेस कर रहे हो, तो तुम्हें उस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी. फोर्स लगाओगे बॉडी को, स्प्रिंग को फोर्स लगा के उसके एंड्स को डिस्प्लेस करोगे, डिफॉर्म करोगे. ऐसा करने के लिए तो ऑब्वियसली तुमने उसके ऊपर कुछ ना कुछ वर्क किया होगा और तुम्हारा वर्क डन जो होगा उस स्प्रिंग में स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी. तो सोचो मेरे पास कोई स्प्रिंग है, ठीक है, मैंने उस स्प्रिंग को लिया, कंप्रेस कर दिया. तो कंप्रेस करने के लिए ध्यान दो, मेरे दोनों फिंगर टिप्स से मैं उसको कंप्रेस कर रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, और फोर्स लगा के मैं कंप्रेस करते हुए फोर्स के डायरेक्शन में उसको डिस्प्लेस कर रहा हूँ. तो मैंने कैसा वर्क किया, स्प्रिंग को कंप्रेस करने के लिए मैंने स्प्रिंग पे फोर्स कैसे लगाया, इनवर्ड्स. ठीक है, स्प्रिंग कंप्रेस हुई, उसके एंड्स कैसे डिस्प्लेस हुए, इनवर्ड. फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन. कैसा वर्क किया मैंने, पॉजिटिव. अब स्प्रिंग को कंप्रेस करने के लिए मैंने पॉजिटिव वर्क किया, मेरा पॉजिटिव वर्क डन गया कहाँ, तो वो स्प्रिंग में स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. और अब मैं स्प्रिंग को रिलीज कर दूं, स्प्रिंग को मैं रिलीज कर दूं, तो रिलीज करते ही स्प्रिंग क्या करेगी, तो अपना शेप रिगेन कर लेगी. तो जैसे ही मैं स्प्रिंग को रिलीज करूंगा, स्प्रिंग अपनी पोटेंशियल एनर्जी लूज करेगी, काइनेटिक एनर्जी गेन करेगी, अपना ओरिजिनल शेप साइज रिगेन करेगी. ठीक है, तो काम की बात, अपना ओरिजिनल साइज शेप रिगेन क्यों कर पाई, क्योंकि उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई थी. उस पोटेंशियल एनर्जी को उसने लूज करते हुए पोटेंशियल एनर्जी की कॉस्ट पे अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई और अपनी शेप साइज रिगेन कर लिया. तो जब भी हम किसी स्प्रिंग को कंप्रेस करके छोड़ें या इलोंगेट करके छोड़ें, रिलीज करते ही वो अपना शेप साइज रिगेन करेगी. क्यों, क्योंकि कंप्रेस करने पे, इलोंगेट करने पे उस पर कुछ ना कुछ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई थी. और जैसे ही हम रिलीज करते हैं, बाय लूजिंग दैट पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, वो स्प्रिंग मूव करके अपना ओरिजिनल साइज शेप रिगेन कर लेती है. तो फिर से वही पहला पैराग्राफ पढ़ रहे हैं हमारे डिस्कशन का, डेफिनेट अमाउंट ऑफ वर्क हैज टू बी डन
against the restoring force of spring both in compressing or in stretching the spring. ठीक है, कंप्रेस करो फ्रॉम नेचुरल लेंथ चाहे स्ट्रेच करो फ्रॉम नेचुरल लेंथ, इन बोथ द केसेस some amount of work need to be done on the spring. This work done is stored in the spring in the form of elastic potential energy. ठीक है, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है, वो एक्सप्रेशन को हम लोगों ने यहाँ पे डिराइव करना है, ढूंढ के निकालना है. तो स्टार्ट करते हैं. तो चलो सॉरी, तो पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन को हम स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होती है उसका एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए, तो फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी stored in deformed spring. Let us consider a situation. हम एक situation consider कर रहे हैं in which a spring is connected to a block. ठीक है, we apply an external force on the block and slowly move it horizontally. ठीक है, मैं पहले डायग्राम बना देता हूँ तुम्हारे लिए, मैंने जगह छोड़ रखी है. मेरे पास यहाँ पे एक स्प्रिंग है. ठीक है, स्प्रिंग के एक एंड को हमने वॉल से बांध दिया, फिक्स वॉल से बांध दिया, फिक्स. ठीक है, एक एंड को हमने इसको फिक्स कर दिया. स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के था. इसके दूसरे एंड पे हम लोगों ने इसके साथ एक ब्लॉक को अटैच कर दिया. ठीक है, शुरू में स्प्रिंग जो है अपने नेचुरल लेंथ में है, स्प्रिंग में कोई इलोंगेशन नहीं है, कोई कंप्रेशन नहीं है, स्प्रिंग इज इन इट्स ओरिजिनल लेंथ, नेचुरल लेंथ. ठीक है, तो स्प्रिंग आराम से पड़ी हुई है, कोई फोर्स नहीं लगा रही. ब्लॉक के ऊपर उसका वेट mg लग रहा है जो नीचे फ्लोर के नॉर्मल से बैलेंस हो जा रहा होगा. ब्लॉक पे नेट फोर्स 0, ब्लॉक इज एट रेस्ट, ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम. ठीक है, we apply external force on the block and slowly move it horizontally to elongate या compress the spring by distance x naught from natural length. ठीक है, ध्यान से देखो, मेरी बात को समझो. स्प्रिंग के अंदर स्टोर्ड एनर्जी निकालने के लिए या तो स्प्रिंग को तुम नेचुरल लेंथ से x नॉट कंप्रेस कर दो, या तुम स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ से x नॉट elongate कर दो. ठीक है, तो मान लो हम लोग ब्लॉक को x नॉट मूव करा के, राइट की तरफ x नॉट मूव करा के स्प्रिंग को x नॉट elongate करा रहे हैं. और ध्यान से देखो कैसे मूव करा रहे हैं, ब्लॉक को कैसे मूव करा रहे हैं, हॉरिजॉन्टली. और कैसे मूव करा रहे हैं, स्लोली. ठीक है, चलो मुझे बताओ स्लोली का फायदा, स्लोली मूव कराने से फायदा. सोचो, ब्लॉक को अगर मैं यहाँ पे स्लोली मूव करा रहा हूँ स्प्रिंग को इलोंगेट कराने के लिए, नेचुरल लेंथ से x नॉट इलोंगेट कराने के लिए, अगर मैं इस ब्लॉक को स्लोली मूव करा रहा हूँ तो बाय मूविंग इट स्लोली क्या मैं मेक श्योर कर रहा हूँ कि इसकी काइनेटिक एनर्जी में मेरे वर्क डन की वजह से, मेरे फोर्स की वजह से कोई चेंज ना है. ठीक है, सेकेंडली आई एम मूविंग इट हॉरिजॉन्टली. ब्लॉक को हॉरिजॉन्टली मूव करा के मैं क्या मेक श्योर कर रहा हूँ, गेस करो. हॉरिजॉन्टली मूव करा के मैं क्या मेक श्योर कर रहा हूँ कि इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज ना है, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज ना आए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आए. ठीक है, तो इस ब्लॉक को x नॉट मूव करने में मैं जो भी वर्क करूं वो सारा का सारा वर्क डन कहाँ जाए, तो स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो जाए इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. समझ में आया? अगर हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकली मूव कराता तो मेरे वर्क डन का कुछ ना कुछ पार्ट स्प्रिंग के साथ साथ ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने में जाता, चेंज करने में जाता. स्लोली की जगह मैं एक्सेलरेट कराते हुए मूव कराता तो मेरी वर्क डन का कुछ पार्ट काइनेटिक एनर्जी चेंज करने में भी चला जाता. बट अभी हम लोग इंटरेस्टेड हैं इन फाइंडिंग द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग. तो हम लोग ब्लॉक को मूव करा रहे हैं स्लोली ताकि काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आए, हॉरिजॉन्टली ताकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आए, और हमारा सारा का सारा वर्क डन स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो जाए इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, क्लियर हुआ? तो चलो, अब ये स्प्रिंग को हमने इलोंगेट कराना है. स्प्रिंग के अंदर इलोंगेशन को हमने इंक्रीज कराना है फ्रॉम 0 टू x नॉट, और उसके लिए हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे. ठीक है, और ब्लॉक को कैसे मूव कराएंगे, स्लोली. स्लोली मूव कराएंगे तो एक्सेलरेशन 0. ठीक है, और ऐसा करने में डिस्प्लेसमेंट x नॉट लाने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा उस वर्क डन को निकालने के लिए. ठीक है, क्या दिमाग लगाने वाले हैं, तो ध्यान से देखो. जैसे ऐसे मैं ब्लॉक को राइट में मूव कराता जाऊंगा, जैसे ऐसे इस ब्लॉक को मैं राइट में मूव कराता जाऊंगा, स्प्रिंग इलोंगेट होती जाएगी. स्प्रिंग इलोंगेट होती जाएगी तो स्प्रिंग का फोर्स kx, इलोंगेशन पे जो डिपेंडेंट फोर्स kx है वो इंक्रीज होता जाएगा. तो ब्लॉक को मैं राइट की तरफ मूव कराता जा रहा हूँ. जैसे जैसे मेरा ब्लॉक राइट की तरफ जा रहा है स्प्रिंग का इलोंगेशन बढ़ता जा रहा है, तो स्प्रिंग भी अपनी फोर्स kx बढ़ाती चली जा रही होगी.
स्प्रिंग का फोर्स के एक्स इंक्रीज होता चला जा रहा है, तो ब्लॉक को मूव कराते रहने के लिए मुझे भी अपना एक्सटर्नल फोर्स इंक्रीज करना पड़ेगा, और स्लोली मूव कराने के लिए, एक्सेलरेशन जीरो रखने के लिए, at any instant of time my external force should be equal to force applied by spring kx. किसी भी इंस्टेंट पे जो मेरा फोर्स जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ बॉडी को मूव कराने में, स्प्रिंग को डिफॉर्म करने में, वो kx के बराबर रहना चाहिए, ताकि मेरा एक्सटर्नल फोर्स और स्प्रिंग का फोर्स बैलेंस्ड रहे, एक्सेलरेशन जीरो रहे और बॉडी स्लोली मूव करती रहे। आई मेरी बात समझ में आई सबको? फिर अभी मेरे डिस्कशन में जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो मुझे एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ रही है पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग को डिराइव करने के लिए, दैट फोर्स इज वेरिएबल। दैट फोर्स इज वेरिएबल। तुम देख रहे हो जैसे जैसे इलॉन्गेशन एक्स बढ़ता जाएगा मेरे फोर्स की वैल्यू भी मुझे बढ़ानी पड़ेगी। और वेरिएबल फोर्स का वर्क डन कैसे निकालते हैं? फर्स्ट लेक्चर, ठीक है, कोई भी फोर्स है जो वेरी कर रही है, उस वेरिंग फोर्स का वर्क डन निकालने के लिए फर्स्ट लेक्चर में तुम्हें बताया था क्या करना होता है, हमें इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी होती है, याद है? अगर फोर्स कांस्टेंट है तो एफ डॉट एस, फोर्स वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस। तो चलो वही फोर्स वेरिएबल है तो हमें इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी अपना वर्क डन ढूंढने के लिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करें, लेट्स कंसिडर एन इंटरमीडिएट इंटरवल in which elongation in the spring increases from x to x plus dx. elongation in spring जो है हम लोग बढ़ाते बढ़ाते x से x plus dx ले जा रहे हैं, where dx is infinitesimally small distance, dx is a very small distance, ठीक है। जैसे जैसे हम ब्लॉक को मूव करा रहे हैं स्प्रिंग का फोर्स बढ़ता जा रहा है, तो हमारा फोर्स भी बढ़ता जा रहा होगा, पर एक बहुत ही छोटे डिस्प्लेसमेंट dx की अगर हम लोग बात करें, तो बहुत ही छोटे डिस्प्लेसमेंट dx में हमारी फोर्स की वैल्यू में कितना चेंज आया होगा, तो दैट चेंज विल बी नेग्लिजिबल, ठीक है। तो फॉर अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस dx is going to be, sorry, is going to be dw, and that dw is going to be equal to f into dx, ठीक है। कितना एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं मैं, कि x के बराबर, ठीक है। मुझे एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाना पड़ा है, स्प्रिंग के फोर्स के एक्स के बराबर, ताकि एक्सेलरेशन जीरो, ब्लॉक मूव स्लोली। तो फोर्स कितना लगाना पड़ा मुझे, के एक्स, ठीक है। बॉडी को मैंने डिस्प्लेस कितना किया, स्प्रिंग का इलॉन्गेशन एक्स से एक्स प्लस डी एक्स बढ़ाने के लिए बॉडी को मैंने डिस्प्लेस कितना किया होगा, डी एक्स। फोर्स लगाई टूवर्ड्स राइट, बॉडी को डिस्प्लेस किया टूवर्ड्स राइट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल जीरो, ठीक है। तो elongate the spring by distance dx, the amount of work done is going to be kx dx, ठीक है। समझ में आया कैसे लिखा मैंने dw, छोटे से डिस्प्लेसमेंट dx को लाने के लिए जो मुझे वर्क करना पड़ा, दैट वर्क डन इज गोइंग टू बी kx into dx, ठीक है। चलो डायग्राम को दिमाग में रखना, मैं नीचे स्लाइड कर रहा हूँ, ठीक है। जो डायग्राम मैंने बनाया था ऊपर वो तुम लोग अपने दिमाग में पिक्चराइज करते रहो। तो टोटल वर्क डन इन गिविंग डिस्प्लेसमेंट x नॉट, स्प्रिंग को टोटल हमने x नॉट इलोंगेट करना था, तो स्प्रिंग के इलोंगेशन को 0 से x नॉट ले जाने के लिए, स्प्रिंग के इलोंगेशन को x से x प्लस डी एक्स ले जाने में कितना वर्क करना पड़ा, वो वर्क डन डी डब्ल्यू हम निकाल चुके हैं। ऐसे ही हर छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट डी एक्स डी एक्स डी एक्स डी एक्स का वर्क डन डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू निकाल के हम सबको ऐड करके टोटल वर्क डन ढूंढना चाहते हैं। तो टोटल वर्क डन इन गिविंग डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट टू द बॉडी कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इंटीग्रेटिंग दिस फर्स्ट इक्वेशन जो मैंने तुम्हारे सामने लिखी हुई है, फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x नॉट, नेट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, दैट इज हमारा वर्क डन, हम एक्सटर्नल एजेंट हैं, हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं ब्लॉक को डिस्प्लेस करने के लिए, विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ के एक्स डी एक्स, जिसमें x की वैल्यू हम लोग वेरी करा रहे हैं फ्रॉम 0 टू x नॉट, में k कांस्टेंट है, k इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर क्या रह जाएगा, x dx, x dx का इंटीग्रेशन इज गोइंग टू बी x स्क्वायर बाय 2 लिमिट 0 से x नॉट। और अब लिमिट्स कैसे डालते हैं, कोई भी इंटीग्रेशन के एक्सप्रेशन के बाद, इंटीग्रेट करने के बाद जो एक्सप्रेशन आता है उसमें पहले अपर लिमिट डालोगे, फिर लोअर लिमिट डालोगे, और जो भी वैल्यूज आ रही है उनके बीच में माइनस साइन, तो k एक्स नॉट स्क्वायर बाय 2, लोअर लिमिट डाली तो 0 और बीच में माइनस साइन।
काम की बात, एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क करना पड़ा, ब्लॉक को x नॉट डिस्प्लेस करने में, स्प्रिंग को x नॉट इलोंगेट करने में, हाफ के x नॉट स्क्वायर, एंड दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द स्प्रिंग इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग एंड द फाइनल पोजीशन को यहाँ पे मैं बी लिख रहा हूँ। डायग्राम के अंदर जो तुम्हारा ब्लॉक था, ठीक है, स्कूल में तुम बना के दिखा दोगे, ये उसकी इनिशियल पोजीशन, फिर ऐसे डॉटेड लाइन से दिखाते हुए, डॉटेड डायग्राम बनाते हुए उसकी फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन ए, फाइनल पोजीशन बी। ठीक है, स्कूल में थोड़ा सा अपना एक्सप्लेनेशंस को हमें ऑन अ बेटर साइड रखना है। तो वर्क डन इज स्टोर्ड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज स्टोर्ड इन द स्प्रिंग इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, व्हेन ब्लॉक रीचेस इट्स फाइनल पोजीशन बी एंड दैट वर्क डन इज हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर जो हमने निकाला था इज गोइंग टू बी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग। आया, समझ में आया? ठीक है, तो हमने पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग निकालने के लिए ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कराया स्लोली। हॉरिजॉन्टली मूव कराने से पोटेंशियल एनर्जी चेंज में नहीं आया, पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया। स्लोली मूव कराने से काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, और हमने जो भी वर्क किया वो सारा का सारा स्टोर हुआ इन द स्प्रिंग इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और वो वर्क डन हमने अपना कैलकुलेट कर लिया। हमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग का फॉर्मूला मिल गया, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, वेयर एक्स नॉट इज elongation इन द स्प्रिंग। और ऐसे ही अगर तुमने स्प्रिंग को एक्स नॉट कंप्रेस किया होता फ्रॉम नेचुरल लेंथ तो भी एनर्जी स्टोर्ड हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। तो जनरल फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर, वेयर एक्स इज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग का जनरल एक्सप्रेशन, हाफ के एक्स स्क्वायर, वेयर एक्स इज आइदर elongation और कंप्रेशन इन स्प्रिंग, बट कहां से, फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ। ठीक है, हमेशा elongation या कंप्रेशन कहां से मेजर करना है, फ्रॉम नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ से कितना elongate हुई, नेचुरल लेंथ से कितना कंप्रेस हुई। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें डिस्कस करना है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में। ठीक है, अभी कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की क्या कहानी है। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, आज वाली क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम का ही एक तरीके से केस होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो तुम लोगों ने 9th क्लास में भी थोड़ा बहुत अप्लाई किया है, और अभी हम उसके डेरिवेशन की तरफ बढ़ेंगे, उनको डिराइव करने के लिए जाएंगे। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी डिराइव करने के लिए पहले हमें नॉलेज होनी चाहिए कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की। ठीक है, तो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में हम पढ़ेंगे, और फिर उसी के कॉन्सेप्ट को आगे फर्दर यूज करते हुए हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की तरफ जाएंगे। तो कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, अगेन ठीक है, मैं अभी तुम्हें सिर्फ उतना ही पढ़ा रहा हूँ चीजों को जितना हमारे सीबीएसई में जरूरत है। जैसे अभी तुम्हारे सामने लास्ट डिस्कशन मैंने किया पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग। ठीक है, फॉर्मूला डिराइव कर दिया, आगे मैं एक आधा क्वेश्चन में तुम्हें उसको अप्लाई भी करके दिखा दूंगा। ठीक है, बट स्प्रिंग का डिस्कशन अगर मैं फिर से बात करता हूँ कॉम्पिटिशन एग्जाम की, तो आई विल स्पेंड ऑलमोस्ट 1.5 आवर टू एक्सप्लेन दैट फॉर्मूला। ठीक है, स्प्रिंग का फॉर्मूला, उसको यूज करने का तरीका, और उसको लेके जो भी बारीकियां होती हैं, ठीक है, वो दैट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। और अभी हम लोग सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिस्कशन कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम्स में जितना जरूरत है उतना ही कर रहे हैं, तो उतना ही मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। सेम चीज कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, अगेन टीचिंग कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स विल टेक द एंटायर लेक्चर ऑफ 1.5 आवर, बट मैं तुम्हें अभी सिर्फ 10 मिनट लगा के इसका मेन बात बता रहा हूँ, जितने से तुम्हें इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इसका डिटेल्ड जो एप्लीकेशन होता है, इसका डिटेल्ड जो एनालिसिस होता है, वो अभी हमारा स्कूल एग्जाम के हिसाब से, स्कूल बोर्ड की पढ़ाई के हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको मैं स्किप करते हुए तुम्हें जितना स्कूल वाले पढ़ाते हैं, स्कूल की किताबों में दिया होता है, उतना ही पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या कहानी होती है। तो कंजर्वेटिव फोर्स को ये लोग कैसे डिफाइन करते हैं बुक्स में, ठीक है, बुक्स लैंग्वेज से सारी की सारी एनसीईआरटी से एक्सट्रैक्टेड है। A force is said to be conservative if work done by or against the force in moving a body depends only on the initial and final position of the body and not on the nature of path followed between the initial and final position. ठीक है, ये लोग कहते हैं कोई भी अगर फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, तो कंजर्वेटिव फोर्स तुम किसी बॉडी पे लगाओ और बॉडी को किसी इनिशियल पोजीशन से उठा के फाइनल पोजीशन पे ले जाओ। ठीक है, तुम्हारे पास यहाँ पे कोई बॉडी है, ये उसकी इनिशियल पोजीशन है, ये उसकी फाइनल पोजीशन है। ठीक है, बॉडी को तुम उठा के ले जा रहे हो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, और रास्ते में जो तुम उस पर फोर्स लगा रहे हो वो कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, तो तुम्हारी जो कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होगा, ठीक है, दैट विल ओनली डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एंड नॉट अपॉन द पाथ फॉलोड।
तुम बॉडी को इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे पहले पाथ से लेके जाओ, दूसरे पाथ से लेके जाओ, चाहे इस तीसरे पाथ से लेके जाओ, अगर बॉडी पे लगने वाली फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है तो जो उसका वर्क डन होगा वो खाली इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। रास्ते में तुम उसे कौन से पाथ से इनिशियल से फाइनल पोजीशन लेके गए हो उस पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, फिर से पढ़ो। A force is said to be conservative if work done by or against the force in moving a body depends only on the initial and final position of the body and not on the nature of path followed between them. For example, gravitational force is a conservative force. ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल स्कूल में पूछा तो क्या एग्जांपल देना है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों कंजर्वेटिव फोर्स है उसको भी मैं भी थोड़ी देर में तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। पहले ये डिस्कशन हम अपना थ्योरी वाला कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। तो स्कूल में हमारे ये 2 मार्क क्वेश्चन आता है, व्हाट आर कंजर्वेटिव फोर्स एंड व्हाट आर देयर प्रॉपर्टीज। तो कंजर्वेटिव फोर्स तुम बताओगे 1 मार्क, उसकी प्रॉपर्टीज बताओगे 1 मार्क। ठीक है, टोटल 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। या खाली प्रॉपर्टीज और कंजर्वेटिव फोर्स बताओ 2 मार्क्स, क्योंकि इसी के अंदर डेफिनेशन भी कवर हो ही जाती है। अगर तुम प्रॉपर्टीज भी तुमसे टीचर पूछ लेगा तो अपने आप प्रॉपर्टीज भी और डेफिनेशन भी सब कवर हो जाती है। तो ध्यान दो, प्रॉपर्टीज पे दिमाग लगाओ। तो डेफिनेशन में जो तुम्हें मैंने 2 बातें बताई, कंजर्वेटिव फोर्स के डेफिनेशन में मैंने तुम्हें क्या बताया कि इनका जो वर्क डन होता है वो खाली इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है और नेचर ऑफ पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो यही दो अपने आप में 2 प्रॉपर्टीज हो जाती हैं। देखो, पहली प्रॉपर्टी, वर्क डन बाय और अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। डिपेंड्स ओनली अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। डेफिनेशन में जो हमने पहली बात बताई थी वो हमारा पहला पॉइंट बन गया प्रॉपर्टीज के अंदर। सेकंड, वर्क डन बाय और अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स does not depend upon the nature of the path followed by the body in going from initial position to final position। रास्ते में हम लोगों ने क्या पाथ फॉलो किया, उस पाथ पे हमारा वर्क डन डिपेंड, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन डिपेंड नहीं करेगा। ये हमारा सेकंड पॉइंट। तो तुम देख रहे हो डेफिनेशन में जो हमारे 2 पॉइंट आए थे वही 2 हमारे प्रॉपर्टीज में भी आ गए। और इसके बाद एक तीसरा पॉइंट बस हम यहाँ पे एक्स्ट्रा और ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं? वर्क डन बाय और अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, work done by conservative force or work done against conservative force in moving a body through any round trip is always 0। मतलब तुम बॉडी को जिस पॉइंट से उठा रहे हो घुमा फिरा के उसी पॉइंट पे वापस ले आ रहे हो। राउंड ट्रिप समझे ना, राउंड ट्रिप, घर से चले घूम फिर के वापस घर पे आ गए, तो राउंड ट्रिप करा दी हमने बॉडी को, जहां से उठाया उठा के उसी पोजीशन पे वापस ले आए। तो जो हमारी इनिशियल पोजीशन है वही हमारी फाइनल पोजीशन है। तो बॉडी पे लगने वाली कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन ओवर दिस एंटायर पाथ इज गोइंग टू बी 0। ठीक है ना, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ओवर द एंटायर पाथ, ओवर द एंटायर क्लोज पाथ इज गोइंग टू बी 0। ये हमारी तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, तो ग्रेविटेशन फोर्स हमारा एग्जांपल था। मैं उसी एग्जांपल की हेल्प लेके तुम्हें ये सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करने की कोशिश भी कर लेता हूँ। तो नोटिस करो, मेरे पास यहाँ पे ये ब्लॉक है मास m का। ठीक है, ये मैं तुम्हारे सामने इसकी इनिशियल पोजीशन ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ और मैं इसको उठा के ले जाने वाला हूँ इसकी फाइनल पोजीशन पे। इसकी फाइनल पोजीशन है मान लो यहाँ पे। ठीक है, अब इनिशियल पोजीशन से मैं फाइनल पोजीशन लेके जाता हूँ इसको 2 रास्तों से। पहला रास्ता ये रहा, ठीक है, दूसरा रास्ता ये रहा। इसको मैं सेकंड बोल रहा हूँ पाथ, इसको मैं फर्स्ट पाथ बोल रहा हूँ। चलो स्टार्ट करें। तो हम निकालना चाहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स mg का वर्क डन। इस ब्लॉक के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स mg का वर्क डन, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी हमेशा mg डाउनवर्ड, उसका वर्क डन निकालना है ओवर पाथ 1 एंड ओवर पाथ 2। तो चलो पहले तुम्हारे सामने मैं कुछ पॉइंट्स मार्क कर देता हूँ। ये हमारी इनिशियल पोजीशन जो है इसको मैं ए मार्क कर देता हूँ, फाइनल पोजीशन को मैं बी मार्क कर देता हूँ, इस पॉइंट को सी और इस पॉइंट को डी। ठीक है, तो चलो पहले हम बात करते हैं पाथ 1 पे। ठीक है, along the path 1 work done by gravitational force mg between a and c। ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन, mg का वर्क डन
जब ब्लॉक को तुम ले जा रहे हो ए से सी विल बी 0। क्यों? क्योंकि ए टू सी जब तुम ले जा रहे हो तो तुम्हारे ग्रेविटेशन फोर्स mg और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, तो वर्क डन इज 0। ठीक है, खैर ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है इसको मैं मार्क कर देता हूँ s, और जो हमारा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आने वाला है इसको मैं मार्क कर देता हूँ h। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट s लाने में, सॉरी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट s लाने में mg का वर्क डन इज 0। ठीक है, मैं लिख के भी दिखा देता हूँ। फोर्स कितनी लग रही है हमारी ग्रेविटेशन की? mg। बॉडी को डिस्प्लेस कितना किया था हमने? s। और हमारे ग्रेविटेशन फोर्स mg और डिस्प्लेसमेंट s के बीच में एंगल कितना था? 90 cos 90 0। ठीक है, चलो अब इसी ब्लॉक को हम उठा के ले जाते हैं C से B। चलो C टू B जब ले जा रहे हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg कैसे लग रही होगी? डाउनवर्ड। डिस्प्लेसमेंट h कैसे आ रहा होगा? अपवर्ड। काम की बात, ग्रेविटेशनल फोर्स mg और डिस्प्लेसमेंट h के बीच में एंगल। सोचो, यहाँ पे इमेजिन करो ब्लॉक को तुम ले जा रहे हो C से B, ग्रेविटेशन फोर्स mg कैसे लग रही होगी? डाउनवर्ड। डिस्प्लेसमेंट h कैसे आ रहा है? अपवर्ड। बीच में एंगल 180 cos 180 -1 वर्क डन माइनस mg। काम की बात, पूरे पाथ 1 में नेट वर्क डन कितना आ गया हमारा? -mgh। ठीक है ना, A टू C कितना आ गया? 0। C टू B कितना आ गया? -mgh। पूरे पाथ 1 में नेट वर्क डन इज -mgh। ठीक है, आया समझ में? आया? चलो अभी मैं तुम्हारे सामने डिस्कस करना चालू करता हूँ सेकंड वाला पाथ जो मैंने रेड लाइन से डॉट करके दिखा रखा है। ठीक है, तो चलो सेकंड वाले पाथ पे दिमाग लगाओ। सेकंड वाला पाथ, ठीक है, मैं बॉडी को, मैं ब्लॉक को मैं उठा के ले जाऊंगा पहले A से D, फिर मैं ले जाऊंगा D से B। तो चलो दिमाग लगाते हैं A से D। ठीक है, फिर से A से जब D ले जा रहा हूँ ब्लॉक को, ब्लॉक पे ग्रेविटेशन फोर्स mg कैसे लग रहा है? डाउनवर्ड। डिस्प्लेसमेंट h कैसे आ रहा है? अपवर्ड। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है? 180 cos 180 -1। ठीक है, फिर इसी ब्लॉक को जब मैं उठा के D से B ले जाऊंगा तो बताओ वर्क डन। फिर से D टू B जब मैं ले जा रहा हूँ तो ग्रेविटेशन फोर्स mg डाउनवर्ड लग रहा होगा। डिस्प्लेसमेंट s टूवर्ड्स राइट आ रहा होगा। बीच में एंगल 90 cos 90 0। ध्यान दो, अगेन सेकंड वाले पाथ में भी नेट वर्क डन कितना आ रहा है हमारा? -mgh। ठीक है, तो वर्क डन इज डिपेंडिंग ओनली अपॉन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एंड नॉट अपॉन द पाथ फॉलोड। रास्ते में तुम इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे कौन से पाथ पे ले जा रहे हो, उस पाथ पे वर्क डन डिपेंड नहीं कर रहा। वर्क डन इज ओनली डिपेंडिंग अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो तुम देख रहे हो ग्रेविटेशन फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। और ऐसे ही अगर मैं इस ब्लॉक को उठा के A से C, C से B, B से D, D से बैक टू A ले आता तो ध्यान दो ग्रेविटेशन फोर्स mg का वर्क डन, दिमाग लगाओ, A टू C 0, C टू B -mgh, B टू D 0। और जब D2 में A आऊंगा तो mg डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट h डाउनवर्ड, वर्क डन इज गोइंग टू बी पॉजिटिव प्लस mgh। तो फिर से फॉलो करो, A टू C 0, C टू B -mgh, B टू D 0, D टू A प्लस mgh, नेटवर्क डन -mgh प्लस mgh, नेटवर्क डन ओवर द एंटायर क्लोज पाथ। 0 आ गया ना, थर्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस का नेटवर्क डन ओवर अ क्लोज पाथ क्या आता है? 0। ठीक है, और किसी भी दो पोजीशन के बीच में अगर हम वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स निकालें तो इट इज गोइंग टू डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एंड नॉट ऑन द पाथ फॉलोड। ठीक है, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में क्या हो जाएगा? The force is said to be non-conservative if work done by or against the force in moving a body from one position to another depends upon path followed। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स में क्या आता है? इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। यहाँ पे क्या है?
depends upon path followed between these two positions, that is initial and final position. तो फॉर एग्जाम्पल फ्रिक्शनल फोर्सेस आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. फ्रिक्शन फोर्स का जो वर्क डन होगा वो तुम्हारे पाथ पे डिपेंड करेगा. ठीक है, कोई आदमी है ब्लॉक को ग्राउंड पे स्लाइड करा के ले जा रहा है. ठीक है ना, मान लो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल तुम्हारे सामने कोई मैंने टेबल बना दी. ठीक है, कोई बच्चा है उसको ब्लॉक को उठा के ले जाना है फ्रॉम इनिशियल पोजीशन ए टू फाइनल पोजीशन बी. वो ब्लॉक को स्लाइड करा के ले जाता है स्ट्रेट ए टू बी. तो उसे फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट कम वर्क करना पड़ेगा, जबकि वही उसको यहाँ पे ऐसे जिगजैग पाथ में स्लाइड करा के ले जाए ए टू बी, तो उसे फ्रिक्शन के अगेंस्ट रास्ते में ज्यादा वर्क करना पड़ेगा. तुम इमेजिन करके देख सकते हो. तो ए टू बी तुम ले जा रहे हो स्ट्रेट, ए टू बी तुम ले जा रहे हो जिगजैग पाथ में. अलग अलग पाथ में फ्रिक्शन का वर्क डन अलग अलग आएगा. तो तुम देख सकते हो फ्रिक्शन कैसी फोर्स है. नॉन कंजर्वेटिव बिकॉज इट वर्क डन इज गोइंग टू डिपेंड नॉट ओनली अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन बट ऑल्सो ऑन द पाथ फॉलोड इन बिटवीन. ठीक है, क्लियर हो गया कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के डेफिनेशंस. तो इनको अभी यूज करेंगे और अभी हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मैकेनिकल एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन. ठीक है, इसी को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोल देते हैं, जो हम लोगों ने 9th क्लास में यूज भी किया हुआ है. बट ठीक है, 9th क्लास में तुम्हें उतना डिटेल में चीजों को बताया नहीं था. ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी का जो कंजर्वेशन होता है दैट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी आर ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस. ठीक है ना, कोई बॉडी पे ऊपर अगर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट हो रही होगी ना, तो उसका तुम एनर्जी कंजर्व नहीं कर सकते. और तुमने कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स 9th क्लास में पढ़ा ही नहीं था, और तुम्हें उसके बिना ही बता दिया कि इनिशियल टोटल एनर्जी इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी करो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं. बट ठीक है, जो डिटेल्ड वर्ड कहानी है वो अभी हम लोग यहाँ 11th में डिस्कस करेंगे. तो उसी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं. सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता क्या है, स्टेट क्या करता है. तो द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज कंजर्व्ड. टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एनी मैकेनिकल सिस्टम विल रिमेन कंजर्व्ड इफ द फोर्सेस डूइंग वर्क ऑन इट आर कंजर्वेटिव. जितनी भी फोर्सेस बॉडी पे वर्क कर रही हैं वो सारी की सारी कंजर्वेटिव होनी चाहिए. ठीक है ना, और कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में तुम्हें देखो थोड़ा सा मैं और बताता हूँ. थोड़ा इसके नाम पे ध्यान दो. कंजर्वेटिव, कंजर्व, कंजर्वेटिव फोर्सेस. ठीक है, ये हमारे आपस की बात है. ठीक है, इसको इस तरीके से स्कूल में लिख के मत आ जाना. ठीक है, जो स्कूल में तो वही लिख के दिखाना है तुम्हें, स्कूल टीचर पूछे तो, जो हमने अभी लास्ट पेज पे डिस्कस किया था. कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क डन डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एंड नॉट ऑन द पाथ फॉलोड. ठीक है ना, वही डेफिनेशन बतानी है, बट मैं तुम्हें अभी नाम को थोड़ा सा एम्फोसाइज करके दिखा रहा हूँ. कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो वर्क डन होता है वो सिस्टम में कंजर्व हो जाता है, दैट इज सिस्टम में स्टोर हो जाता है. और सोचो कोई फोर्स है, उसने वर्क किया और वो वर्क तुम्हारे सिस्टम में स्टोर हो गया. ठीक है, सिस्टम के अंदर स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है ना, सिस्टम वो अपने अंदर स्टोर करके बैठ गया. कोई भी फोर्स कंजर्वेटिव नेचर की है और उसने बॉडी के ऊपर वर्क किया, और जो भी वर्क हुआ वो बॉडी के अंदर कंजर्व हो गया, बॉडी के अंदर स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, तो जितनी भी कंजर्वेटिव फोर्सेस हम लोग पढ़ने वाले हैं 11th में, आगे जाकर 12th में, तुम नोटिस करोगे जितनी भी फोर्सेस कंजर्वेटिव नेचर की होती हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं, तुम्हें उन सब की वजह से पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले पता होते हैं. ठीक है ना, समझ में आई मेरी बात. कोई भी फोर्स अगर कंजर्वेटिव है तो उसका वर्क डन सिस्टम में कंजर्व हो जाएगा, दैट इज सिस्टम में स्टोर हो जाएगा. स्टोर हो जाएगा तो किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, तो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो तुम्हारे पास कोई भी फोर्स अगर कंजर्वेटिव है तो उसकी वजह से तुम्हें कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता होगा. तो जितनी भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, ठीक है, अननोन कंजर्वेटिव फोर्स, कभी एग्जाम में क्वेश्चन एग्जामिनर ने कोई नई तरह की फोर्स तुम्हारे सामने पुटअप कर दी जो तुमने आज तक सुनी ही नहीं, और तुम्हें चेक करना है वो कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है, वो सब डिस्कशन हम लोग कंपटीशन वाली क्लासेस में करेंगे. ठीक है ना, अभी के लिए हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं जो हमारी नॉन फोर्सेस होती हैं. ठीक है ना, नॉन फोर्सेस फॉर एग्जांपल mg है, नॉर्मल रिएक्शन है, स्प्रिंग का फोर्स kx है, फ्रिक्शनल फोर्स है, जिनके बारे में हम फ्रीक्वेंटली बात करते रहते हैं. ठीक है ना, उनकी वजह से अगर तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले पता है तो वो कंजर्वेटिव है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले नहीं पता है तो वो नॉन कंजर्वेटिव है. ठीक है, ये जितनी भी नॉन फोर्सेस हैं जो फ्रीक्वेंटली यूज हो रही हैं, अगर ये कंजर्वेटिव नेचर की हैं तो इनका वर्क डन सिस्टम में कंजर्व हो रहा होगा और तुम्हें उनकी वजह से कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता होगा. तो ध्यान दो, अभी तक मैंने तुम्हें जितना पढ़ाया है, मैं तुम्हें सिर्फ कंजर्वेटिव मैं तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी के सिर्फ दो ही फॉर्मूले बता के बैठा हूँ अभी तक. एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh, एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग हाफ के एक्स स्क्वायर.
तो ध्यान दो, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग हाफ के एक्स स्क्वायर, कौन सी फोर्स से रिलेट करोगे? तो स्प्रिंग के फोर्स के एक्स। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh, कौन सी फोर्स की वजह से आता है, कौन सी फोर्स के अगेंस्ट वर्क करने से आता है? mg। तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg कंजर्वेटिव फोर्स, स्प्रिंग का फोर्स kx कंजर्वेटिव फोर्स। तो वैसे तुमने जितनी फोर्सेस अभी तक हमारे सिलेबस में डिस्कस की हैं उनमें से सिर्फ mg और kx ही कंजर्वेटिव फोर्स हैं। इसके अलावा जो और फोर्सेस लग रही हैं वो तुम्हारी फ्रिक्शन फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है तो वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। उनकी वजह से कोई पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले डिफाइंड नहीं है। तो द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज will remain conserved if the forces doing work on it are conservative। ठीक है, मेरी बात समझो, या तो तुम्हारी बॉडी के ऊपर 10 फोर्स लग रही है, 5 फोर्स लग रही है, पांचों की पांचों कंजर्वेटिव है, ठीक है, तो तुम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन लगा दोगे। या फिर तुम्हारे पास कोई बॉडी है उसके ऊपर 5 फोर्स लग रही है, मैं कह रहा हूँ 5 में से मान लो 2 तुम्हारी mg और kx कंजर्वेटिव है, बाकी कोई और जो 3 लग रही है वो नॉन कंजर्वेटिव है। पर ध्यान दो, वो जो 3 नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रही है उनका वर्क डन ही 0, ठीक है ना। ये थोड़ी है कि बॉडी पे फोर्स लग गया तो फोर्स बॉडी पे वर्क करेगी करेगी, ठीक है। ये सॉरी माइनर सा लाइटिंग इशू था, बट ठीक है। अभी मैं क्या बता रहा था, तो हमारे पास कोई बॉडी है उसके ऊपर मैं कह रहा था मान लो 5 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, 5 में से 2 तुम्हारी mg और kx कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रही हैं, बाकी 3 नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रही हैं। पर वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मान लो बॉडी पे वर्क ही नहीं कर रही, ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का डायरेक्शन जो है मान लो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इन दैट केस ऑल्सो वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है, किसी सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व करना है, तो सिस्टम पे या तो सारी की सारी फोर्सेस ही तुम्हारी कंजर्वेटिव लग रही है, और अगर एक दो कोई और फोर्स नॉन कंजर्वेटिव लग रही हो पर उनका वर्क डन 0, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रही है पर वर्क नहीं कर रही है, तो वर्क डन इज डन, work is being done only by conservative forces, so we can apply conservation of energy, conservation of mechanical energy, ठीक है। तो मेन कहानी क्या है कि सिस्टम पे वर्क करने वाली जो फोर्सेस होनी चाहिए वो सारी की सारी कंजर्वेटिव होनी चाहिए, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगनी ही नहीं चाहिए, और लग रही हो तो उनका वर्क डन 0 होना चाहिए। तो तभी हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो चलो, अभी ये जो मैं तुम्हें थ्योरम बताई है, कहानी सुनाई है, इस कहानी को हम लोग प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हेल्प लेने जा रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम की। तो बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। पढ़ा था हम लोगों ने लास्ट क्लास में, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम। और ध्यान से देखो, अभी हम जो डेफिनेशन सुना रहे हैं इतनी देर से वर्क एनर्जी थ्योरम के बाद, जो भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सॉरी मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में मैं क्या बता रहा था तुम्हें कि सिस्टम पे जो लगने वाली फोर्सेस जो वर्क कर रही हैं, जो भी फोर्सेस वर्क कर रही हैं, दे ऑल आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, दे ऑल आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। तो बॉडी पे लगने वाली जो हमारी फोर्सेस हैं वो सारी की सारी कंजर्वेटिव है ना। तो एफ एक्स डी एक्स जो यहाँ पे हम लोग वर्क डन ले रहे हैं, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाली स्टेटमेंट में हमने बोला जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं दे आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, तभी ये हम लोग लॉ यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो एज द फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन is defined as minus delta V, that is change in potential energy, negative of delta potential energy is equal to fx delta x, that is change in potential energy is minus fx delta x, ठीक है। ये सीधा स्टेटमेंट लिख देते हैं, जो हमारी स्कूल की जो बोर्ड की बुक्स होती हैं उनके अंदर स्टेटमेंट लिख देते हैं। ये स्टेटमेंट आई कहाँ से, ये माइनस साइन क्यों लगा दिया, देखो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो पहले तो मेरी बात को समझो, तुम्हारी जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो उसका जो भी वर्क डन होगा वो सिस्टम में स्टोर होने वाला है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वो सिस्टम में स्टोर होने वाला है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पर मैं तुम्हें रियलाइज करा रहा हूँ, जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है वो इनिशियल माइनस फाइनल होता है, ठीक है। जब भी हम लोग चेंज लिखते हैं डेल्टा लिखते हैं, डेल्टा का मतलब क्या होता है, डेल्टा का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। पर मैं तुम्हें रियलाइज करा रहा हूँ, कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो वर्क डन होता है
वो फाइनल माइनस इनिशियल नहीं, इनिशियल माइनस फाइनल होता है। तो इनिशियल माइनस फाइनल को हम क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ डेल्टा। ठीक है ना, माइनस साइन क्यों लगा रहे हैं समझ में आ रहा है। देखो मैं एक एग्जांपल से भी समझाता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे ब्लॉक है मास m का, मैं इसको उठा के ले जा रहा हूँ h हाइट पे। ठीक है, रास्ते में ग्रेविटेशन फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स लग रही है mg। ठीक है, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स पे दिमाग लगा रहे हैं, कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क डन पे हम दिमाग लगा रहे हैं। तो जो ब्लॉक है हमारा मास m का, इस पे ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है mg, इसमें डिस्प्लेसमेंट आ रहा है h अपवर्ड। ठीक है, ब्लॉक पे वेट लग रहा है mg, डिस्प्लेसमेंट आ गया उसमें h अपवर्ड। ठीक है, तो अभी मैं सिर्फ बॉडी पे लगने वाली कंजर्वेटिव फोर्सेस के ऊपर तुम्हारे से दिमाग लगवा रहा हूँ, उसी पे सिर्फ कंसंट्रेट करो। और कंजर्वेटिव फोर्स mg का वर्क डन, mg कंजर्वेटिव फोर्स होती है, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा। mg का वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी को आपस में रिलेट करने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान दो, इनिशियली ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी मान लेता हूँ 0। जब h हाइट पे चले गए तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, mgh। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी, क्या लिखूं मैं, डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी। तो डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हमारी इस डिस्कशन में mgh है, इनिशियल 0 है, डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, माइनस mgh। ठीक है ना। अब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स दैट इज mg की अगर अब हम बात करें तो mg कैसे लग रहा था, डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट h कैसे आ रहा था, अपवर्ड, डाउनवर्ड वेट mg और डिस्प्लेसमेंट h के बीच में एंगल 180, वर्क डन mg इंटू h इंटू कॉस 180, कॉस 180 -1। ठीक है, कॉस 180 -1, वर्क डन कितना हो जाएगा, माइनस mgh। सॉरी, डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी मैंने गलत लिख दिया, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हमारी प्लस mgh है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हमारी 0 है। तो फाइनल माइनस इनिशियल प्लस mgh माइनस 0 प्लस mgh आएगा। खैर मैं तुम्हें जो मेरे काम की बात जो है वो इतनी सी है कि तुम नोटिस करो कि ओवर द डिस्प्लेसमेंट h वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स mg देखें तो माइनस mgh आ रही है। ठीक है, नोटिस करो ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर नहीं, इनिशियल माइनस फाइनल के बराबर आ रही है। ठीक है, और इनिशियल माइनस फाइनल को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, डेल्टा से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल को। तो इनिशियल माइनस फाइनल किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ डेल्टा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल चाहिए होती तो हम इसको लिख देते डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन निकालने के लिए हमें इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। तो मैं क्या लिखने वाला हूँ, नेगेटिव ऑफ डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया नेगेटिव साइन क्यों आया यहाँ पे। ठीक है, तो खैर ये तो हमारे आपस की बात है, स्कूल वालों को इतना समझाने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट ये स्टेटमेंट लिखते हैं। तुम भी स्कूल में डिराइव करने को आएगा, 2 मार्क्स का डेरिवेशन आता है, तुम भी वहां पे डायरेक्टली लिख के आओगे। ठीक है, तो पहले वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, then you will state that as the forces doing work on the body are only conservative forces, therefore their work done fx delta x is going to be negative of delta potential energy. ठीक है, and now from equation 1 and equation 2, now from equation 1 and equation 2 हमारे पास क्या आ गया, fx delta x is equal to delta k, fx delta k, fx delta x is equal to minus delta v। तो from 1 and 2 adding 1 and 2 हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा k प्लस डेल्टा v, डेल्टा k प्लस डेल्टा v लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे fx डेल्टा x माइनस fx डेल्टा x कैंसिल होके 0, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 0, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को टोटल क्या बोलते हैं हम लोग, मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इज 0, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। ठीक है ना, याद है ना सबको, मैकेनिकल एनर्जी इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ ब्रैकेट लगा के हम लोग क्या लिख रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम, दैट इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम will remain conserved, will remain constant if forces acting on the body on the system are conservative in nature। ठीक है, जो भी फोर्सेस ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस वर्क कर रही हैं वो सारी के सारी वर्क करने वाली फोर्सेस कंजर्वेटिव होंगी, तभी तुम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। चलो, तो अभी
ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोगों ने पढ़ा, इसी को देखो मैं एक न्यूमेरिकल में तुम्हें एक दो में अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये फिर से एनसीईआरटी का हमारा एग्जांपल है। टू सिमुलेट car accident, auto manufacturers study the collision of moving cars with mounted springs on different spring constants. Consider a typical simulation. ठीक है, ये लोग कार के जो सड़क पे कभी एक्सीडेंट होंगे तो कार जाएगी किसी चीज से टकराएगी, ठीक है, कार कंप्रेस होगी, सामने वाली कार जिससे वो हिट करेगी वो कंप्रेस करेगी, ठीक है। तो जो कंप्रेशन होता है उस कंप्रेशन को स्टडी करने के लिए यहाँ पे, ठीक है, एक्चुअल सामने कार ना खड़ी करके एक स्प्रिंग लगा देते हैं लोग। तो उसी सिमुलेशन को यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कंसिडर टिपिकल सिमुलेशन with a car of mass 1000 kg moving with a speed of 18 km/h on a smooth road and colliding with a horizontally mounted spring of spring constant 6.25 into 10 की power 3 Newton per meter. What is the maximum compression of the spring? देखो मैं तुम्हें थोड़ा सा डायग्राम बना के इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ये क्या सेटअप लेके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे सोचो तुम्हारे पास एक कार है, ठीक है, कार वेलोसिटी v से जा रही है, सामने हॉरिजॉन्टली माउंटेड स्प्रिंग, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट की हमें कितना दे रखा है क्वेश्चन में, तो 6.25 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है, ऐसा यूनिट्स में दे रखा है न्यूटन पर मीटर। कार का मास हमें कितना बता रखा है 1000 kg, ठीक है। कार यहाँ पे हमारी मूव कर रही है वेलोसिटी v से, वेलोसिटी कितनी बता रखी है हमें क्वेश्चन में 18 km/h। एमकेएस सिस्टम में मीटर पर सेकंड में लाने के लिए क्या करोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई, वेलोसिटी कितनी आ गई 5 मीटर पर सेकंड। तो 1000 kg की हमारी कार है, 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है, सामने आया कोई ऑब्स्टेकल आया, ऑब्स्टेकल से हिट कर गई, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे ऑब्स्टेकल की जगह हमने स्प्रिंग लगा रखा है, स्प्रिंग से जाके टकरा गई और स्प्रिंग को कंप्रेस करते हुए, रिटार्ड करते हुए रेस्ट पे आएगी। तो वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। तो हमारी स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस कब हो जाएगी, तो जब हमारी कार स्प्रिंग को पुश करते करते, रिटार्ड करते करते रेस्ट पे आ जाएगी, उस समय स्प्रिंग हमारी मैक्सिमम कंप्रेस हो चुकी होगी, ठीक है। वो मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग हमें ढूंढ के निकालना है। तो चलो ड्यूरिंग द कोलिजन, ठीक है, दिमाग लगाना स्टार्ट करो। ड्यूरिंग द कोलिजन कार पे कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे, तो ध्यान दो, उसका एक तो वेट mg लग रहा होगा, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से उस पर डाउनवर्ड वेट mg लग रहा होगा। एक फ्लोर का, नीचे वाली फ्लोर का अपवर्ड नॉर्मल लग रहा होगा, और जब ये स्प्रिंग के साथ कांटेक्ट में आके स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा होगा, उस समय स्प्रिंग इस पे और फोर्स लगा रही होगी, कंप्रेस स्प्रिंग लेफ्ट की तरफ फोर्स लगा रही होगी, ठीक है। जैसे जैसे स्प्रिंग को कंप्रेस करता जा रहा होगा राइट की तरफ, स्प्रिंग अपना शेप रिगेन करने के लिए इस पे फोर्स कैसे लगा रही होगी, लेफ्ट की तरफ। खैर अभी काम की बात यह है कि ड्यूरिंग द कंप्रेशन, जब ये कार तुम्हारी स्प्रिंग को कंप्रेस कर रही है, इट इज मूविंग टूवर्ड्स राइट, mg डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट टूवर्ड्स राइट के परपेंडिकुलर, mg डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर, mg का वर्क डन 0, नॉर्मल वर्टिकली अपवर्ड, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल, फिर से नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट के बीच में भी एंगल 90, नॉर्मल का वर्क डन भी 0, ठीक है। कार पे लगने वाले तीन फोर्सेस mg, नॉर्मल और kx में से mg का वर्क डन 0 एज इट इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, नॉर्मल का वर्क डन 0 अगेन इट इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, kx जो फोर्स लग रहा है वो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन लग रहा है, इसकी वजह से वर्क होगा। तो फोर्स विच इज डूइंग वर्क ऑन द कार इस kx, एंड स्प्रिंग का फोर्स kx की वजह से तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ kx स्क्वायर पता है ना। तो स्प्रिंग का फोर्स kx कैसा फोर्स है हमारा, कंजर्वेटिव। चला दिमाग। तो बॉडी पे लग तो रही है तीन तीन फोर्सेस, ठीक है, पर तीन में से दो फोर्स mg और नॉर्मल का वर्क डन 0 है। हमने रियलाइज किया द फोर्स विच इज डूइंग वर्क ऑन द कार इज स्प्रिंग का फोर्स kx एंड दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, दिस इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो फोर्स विच इज डूइंग वर्क ऑन द कार इज कंजर्वेटिव फोर्स। तो हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पे, इफ द फोर्सेस डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हमारी कार पे वर्क नहीं कर रही है, तो हम क्या लगा सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आया, सबको समझ में आया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्यों लगाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाता हूँ। सबसे पहले मैं ग्राउंड को मान लेता हूँ जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्राउंड को मैं जीरो पोटेंशियल लेवल मान लेता हूँ, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारी कार की शुरू में कितनी है, 0। काइनेटिक एनर्जी शुरू में कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। शुरू में हमारी स्प्रिंग के साथ कार कांटेक्ट में नहीं आई थी, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में थी, स्प्रिंग में
कोई लॉन्गेशन नहीं था, कोई कंप्रेशन नहीं था, स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर्ड 0। ये कार गई, कार जाके स्प्रिंग को कंप्रेस करने लगी, और जब कार रिटार्ड करते करते रेस्ट पे आ गई, उस समय हमारी स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस हो चुकी होगी, और उस समय ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अभी भी 0 होगी, क्योंकि ग्राउंड के ऊपर ही तुम्हारी कार मूव कर रही है, पहले भी ग्राउंड पे थी, अभी भी ग्राउंड पे ही है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टिल 0। कंप्रेस करते करते स्प्रिंग को कार हमारी रेस्ट पे आ गई है, काइनेटिक एनर्जी 0। स्प्रिंग हमारी मैक्सिमम कंप्रेस हो चुकी है, उस कंप्रेशन को मैं x मान लेता हूं, तो स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर्ड हाफ के x स्क्वायर। तो इनिशियल टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द कार ऑफ द सिस्टम बेसिकली इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एंड आवर सिस्टम इज कंप्राइजिंग ऑफ कार प्लस स्प्रिंग। ठीक है, चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं। हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, ठीक है, किसके बराबर आ गया हमारा x। तो पहले तो चलो x स्क्वायर इज इक्वल टू m अपॉन k इंटू वी स्क्वायर, दोनों साइड रूट ले लूं, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, रूट m बाय k इंटू वी। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। चलो वैल्यूज को मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं यहाँ पे। मास की वैल्यू, कार के मास की वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दे रखी थी, 1000। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना दे रखा था, 6.25 इंटू 10 की पावर 3, और वेलोसिटी ऐसा यूनिट में हम लोगों ने कन्वर्ट करके निकाल रखी है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 1000 और 10 की पावर 3 कैंसिल, 6.25 का अंडर रूट डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, 2.5, 5 अपॉन 2.5, क्या आंसर आ गया, 2। तो मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, क्या आंसर आने वाला है हमारा, क्या वैल्यू आ रही है, 2 मीटर। ठीक है, तो कैलकुलेशन तो तुम देख रहे हो बहुत आसान है, बट स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चन को एनालाइज कैसे किया, दैट वाज इंपॉर्टेंट। मैंने बॉडी पे लगने वाली सारी फोर्सेस चेक करी, कौन कौन सी फोर्स वर्क कर रही है उन पे ध्यान दिया, वर्क करने वाली फोर्सेस कंजर्वेटिव थी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दिया। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, स्कूल में इतने सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं, ज्यादा टफ न्यूमेरिकल हमारे स्कूल में पूछते नहीं है, वो बेसिकली कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं, और वो कॉन्सेप्ट क्या है वो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट लेक्चर, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमारे साथ जो यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है, ये हमारा फिर से एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ एग्जांपल है, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन को अभी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन का पहला क्वेश्चन है जो हमारे सिलेबस में यहाँ पे सामने हम लोग हैंडल करने वाले हैं, न्यूमेरिकल जो हैंडल करने वाले हैं, तो इसको ध्यान से देखना है और समझना है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, वी आर प्रोवाइडेड अ ब्लॉक, अ बॉब ऑफ मास m सस्पेंडेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ कैपिटल L। ठीक है, तुम्हारे सामने यहाँ पे ये बॉब दे रखा है, इस बॉब का मास है स्मॉल m, उसको हमने सस्पेंड कर रखा है एक स्ट्रिंग से जिसकी लेंथ है कैपिटल L। इट इज इम्पार्टेड अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v नॉट एट द लोएस्ट पॉइंट a, लोएस्ट पॉइंट a पे हमने इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v नॉट, ठीक है, प्रोवाइड कर दी, such that it completes circular trajectory in vertical plane with the string becoming slack only on reaching the topmost point C। ठीक है, तुम्हारा जो यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग दिखा रखी है ये जाके स्लैक होने वाली है। ठीक है, इसमें टेंशन 0 होने वाली है, कहाँ पे जाके, एट पॉइंट C। ठीक है, तो जब तुम्हारे स्ट्रिंग बॉब के साथ जो कनेक्टेड स्ट्रिंग है वो इसमें टेंशन 0 हो जाएगी जब तुम्हारा जो ये बॉब है इट रीचेस पॉइंट C, टॉप मोस्ट पॉइंट। ठीक है, ये डायग्राम में तुम्हें दिखा रखा है, क्वेश्चन में सब कहानी सुना रखी है। क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द एक्सप्रेशन v नॉट, जो लोएस्ट पॉइंट पे हमने जो वेलोसिटी v नॉट प्रोवाइड की थी, इस v नॉट की वैल्यू बतानी है, ताकि तुम्हारा जो ये बॉब है वर्टिकल सर्कुलर मोशन करते हुए टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंच जाए, उससे पहले हमारा जो थ्रेड है वो स्लैक ना हो जाए, थ्रेड में जो टेंशन है वो कम होते होते जो मिनिमम हो, 0 हो, वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके हो। ठीक है, तुम इमेजिन करो तुम्हारे साथ में कोई धागा है, तुम धागे को बॉब से बांध के ऐसे रोटेट करा रहे हो, बॉब को वर्टिकल प्लेन में रोटेट करा रहे हो। ठीक है, तो बॉब अगर तुम्हारा वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर रहा है और सर्कल कंप्लीट कर रहा है, अगर वो वर्टिकल प्लेन में रोटेट करते हुए ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर रहा है, तो तुम इमेजिन करो तो तुम्हारा थ्रेड है वो पूरे रास्ते स्ट्रेच रहेगा, टाइट रहेगा, लूज नहीं पड़ना चाहिए ना। अगर वर्टिकल सर्कल ये कंप्लीट कर रहा है, बॉब जो है सर्कल में घूमते हुए वर्टिकल
सर्कल कंप्लीट कर रहा है, तो पूरे रास्ते तुम देखो उसका धागा हमेशा क्या रहना चाहिए, टाइट रहना चाहिए ना, पूरे रास्ते कहीं पर भी लूज नहीं पड़ना चाहिए, स्लैक नहीं होना चाहिए ना। ठीक है, तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि जो धागे में टेंशन है वो 0 हो जाएगी, स्लैक हो जाएगी टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके, उससे पहले रास्ते में कहीं और धागा तुम्हारा स्लैक नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज, बॉब है, मास m, लेंथ l, वेलोसिटी इंपार्ट कर दी है, लोएस्ट पॉइंट पे v0 सच दैट it completes a circular trajectory in the vertical plane with the string becoming slack only on reaching the topmost point C। उससे पहले कई रास्ते में धागा स्लैक नहीं होगा। ठीक है, तो पहले तो ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर v0, स्टार्ट करें। तो v0 का एक्सप्रेशन हम लोगों को निकालना है। निकालने के लिए सबसे पहले मैं तुम्हारे सामने इस बॉब का FVD डिस्कस करता हूँ एट हाईएस्ट पॉइंट। जो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 करने की बात की जा रही है उसको पहले हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं। हाईएस्ट पॉइंट पे बॉब के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे, तो ध्यान दो, mg लग रहा होगा, टेंशन लग रहा होगा, और बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिस सर्कल में तुम्हारा बॉब रोटेट कर रहा है उस सर्कल के सेंटर से बाहर की तरफ उसके ऊपर एक आउटवर्ड डायरेक्शन में, सर्कल के सेंटर से आउटवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा mv²/l। ठीक है, तो बॉब पे उसका वेट लग रहा है mg, थ्रेड की टेंशन लग रही है T, और सर्कल के सेंटर से बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा mv²/l। ठीक है, चलो फोर्सेस बैलेंस कर दें। तो फोर्सेस बैलेंस करते हैं क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो हमारे पास आ गया डाउनवर्ड फोर्स T प्लस mg इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स mv²/l। ठीक है ना, डाउनवर्ड फोर्स T प्लस mg इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स mv²/l। और क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू क्या कर देनी है तुमने, 0, थ्रेड को क्या कर देना है, स्लैक। तो वेलोसिटी ऑफ बॉब एट हाईएस्ट पॉइंट कितनी आ जाएगी, m से m कैंसिल हो गया, टेंशन को 0 करते ही m से m कैंसिल हो गया, v की वैल्यू √gl। ठीक है, v की वैल्यू क्या होगी हमारी, √gl। ठीक है, समझ में आया। तो वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितनी निकाल दी हम लोगों ने, √gl। ठीक है, तो लोएस्ट पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी दें कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचते पहुंचते बॉब की वेलोसिटी √gl हो जाए। तो वो वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट हमें ढूंढनी है। ठीक है, हमें ये वेलोसिटी जो √gl निकाली है, ये आंसर मत मार्क कर देना, ये आंसर मत बता के आ जाना, ये वेलोसिटी तुमने निकाली है हाईएस्ट पॉइंट पे। तुमसे क्वेश्चन में वेलोसिटी पूछ रखी है v0, दैट इज वेलोसिटी वी प्रोवाइडेड द बॉब एट द लोएस्ट पॉइंट। ठीक है, अब इसको ढूंढने के लिए हम लोग लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्यों लगाने जा रहा हूँ, क्या मेरा थॉट प्रोसेस है, पहले तुम उसको समझ लो। तो ध्यान दो, बॉब जब यहाँ पे मूव कर रहा है पूरे रास्ते, उस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो टेंशन लग रहा है और mg लग रहा है। पूरे रास्ते बॉब के ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं, दोज फोर्सेस आर टेंशन एंड mg। ठीक है ना, कुछ लोग बोल रहे होंगे mv²/l भी तो लग रहा है सर, पर mv²/l ध्यान देना सूडो फोर्स होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है दैट इज सूडो फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ना दिखा के हम उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सूडो फोर्स लगा देते हैं। तो सूडो फोर्स है mv²/l, इमेजिनरी फोर्स है, बॉडी पे एक्चुअली में एक्ट नहीं हो रही होती। तो एक्चुअल में जो एक्ट होने वाली फोर्सेस हैं दोज आर टेंशन एंड mg। मैं नोटिस करो, किसी भी इंस्टेंट पे तुम देख लो तुम्हारे ब्लॉक की बॉब की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी के टेंशन कैसे लग रही होगी, किसी भी इंस्टेंट पे देख लो वेलोसिटी के टेंशन कैसे लग रही होगी, परपेंडिकुलर। हर इंस्टेंट पे तुम नोटिस कर सकते हो तुम्हारे बॉब की जो वेलोसिटी है टेंशन उसके परपेंडिकुलर। जब हर इंस्टेंट पे टेंशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, तो हर इंस्टेंट पे टेंशन डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर। तो जो तुम्हारे धागे की जो टेंशन है इसका वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। as tension force is always acting perpendicular to velocity। ठीक है, it will be always perpendicular to displacement। ठीक है, रास्ते में कोई भी छोटी सी इंटरवल लूं, उस छोटे से इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट आया ds, डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, एंड टेंशन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, दैट मींस टेंशन इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, टेंशन का वर्क डन 0। तो तुम्हारे बॉब पे दो ही फोर्स लग रही है, एक्चुअल में दो ही फोर्स लग रही है, टेंशन और mg, जिसमें टेंशन का वर्क डन 0। तो फोर्स विच इज डूइंग वर्क ऑन द बॉब इज ओनली mg।
ठीक है ना, फोर्स डूइंग वर्क ऑन द बॉब इज ओनली mg, और mg कैसा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव, तो mg की वजह से तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh पता है, mg कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव, तो ओनली कंजर्वेटिव फोर्स इज डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम, तो वी कैन अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, स्कूल में इतनी सारी कहानी नहीं सुनाओगे, स्कूल में तुम सीधा लिख दोगे बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्यों लगा रहे हैं वो रीजनिंग में तुम्हें समझा रहा हूँ तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, स्कूल में तुम इतना टाइम नहीं लगाओगे एक्सप्लेन करने में, तुम सीधा लिखोगे बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और यहीं पे जो फोर्सेस वर्क कर रही हैं वो सारी की सारी कंजर्वेटिव नहीं होती, कुछ कंजर्वेटिव कुछ नॉन कंजर्वेटिव होती, फिर क्या करते, फिर क्या अप्लाई करते, फिर तुम लगाते लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, नहीं वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, दैट इज वर्क डन बाय जितनी भी फोर्स लग रही है, चाहे वो कंजर्वेटिव है चाहे नॉन कंजर्वेटिव है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, खैर अभी यहाँ पे अभी हम बच गए, हमें उस थ्योरम पे नहीं जाना, हम लोग अप्लाई कर रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और ध्यान दो बॉब का जो लोएस्ट पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट है, इसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल। यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैं क्या मान लूंगा, बॉब की जीरो, तो लोएस्ट पॉइंट पे बॉब की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, जिसमें वी नॉट हम ढूंढना चाहते हैं। यही बॉब जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh में ध्यान दो कितनी हाइट ऊपर चला गया, 2l, l l टोटल कितना हाइट ऊपर चला गया 2l, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी mg2l। काइनेटिक एनर्जी टॉप मोस्ट पॉइंट पे, टॉप मोस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कुछ लोग बेवकूफी करते हैं जीरो कर देते हैं, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो नहीं है, टेंशन जीरो है, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी अभी हमने निकाली थी कितनी होगी, रूट जी एल, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी रूट जी एल, तो हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम रूट जी एल का स्क्वायर, रूट हट गया। ठीक है, ध्यान से देखो पूरे में से एम कॉमन आके कैंसिल। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे वी नॉट स्क्वायर बाई 2, राइट हैंड साइड पे 2gl प्लस gl बाई 2, अगेन 2 से 2 कैंसिल, वी नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, रूट 5। ठीक है, तो तुम्हारा जो बॉब है वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन करते हुए टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंच जाए। ठीक है, धागा स्लैक टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचने से पहले धागा हमारा स्लैक ना हो, टॉप मोस्ट पॉइंट तक बॉब पहुंचा है, उसके लिए लोएस्ट पॉइंट पे तुम्हें वेलोसिटी कितनी देनी पड़ेगी, मिनिमम रूट 5gl। ठीक है, तो रूट 5gl इज द वेलोसिटी रिक्वायर्ड। ठीक है, आगे जाके मैं भी तुम्हें थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ, चलो अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। रूट 5gl इज द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। देखो क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द बॉब आफ्टर इट रीचेस द पॉइंट सी। ठीक है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे तुम्हारा बॉब पहुंच चुका है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके धागा तुम्हारा स्लैक हो गया, टेंशन जीरो हो गई, धागा स्लैक हो गया, बॉब पे खाली क्या लगेगा mg। क्या करना चाहिए था उसको, फ्री फॉल, फ्री फॉल करते हुए क्या करना चाहिए था, पैराबोलिक पाथ फॉलो, क्या करना चाहिए था, पैराबोलिक पाथ फॉलो। पर ये पैराबोलिक पाथ में जाए उससे पहले ही धागा तुम्हारा, ध्यान दो हाईएस्ट पॉइंट से थोड़ा सा आगे बढ़ते ही, ठीक है, अगर ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करते हुए आगे जाने की कोशिश करेगा तो ये धागे को स्ट्रेच करने की कोशिश कर देगा वापस, काम की बात जो तुम्हारा धागा स्लैक हो गया था वो फिर से स्ट्रेच हो जाएगा और तुम्हारा जो बॉब है ये फिर से सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हुए वर्टिकल सर्कुलर मोशन करते हुए अपने इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। तो ध्यान दो, अगर हाईएस्ट पॉइंट पे जाके अगर मैं इस धागे को कट कर देता, इमेजिन करो टेंशन जीरो, मान लो मैंने धागा कट करके टेंशन जीरो कर दी, तो ये बॉब क्या करता, प्रोजेक्टाइल मोशन करता, और हमने मोशन इन 2 डायमेंशन में पढ़ा था, प्रोजेक्टाइल पाथ कैसा होता है, पैराबोला, पैराबोलिक पाथ में मूव करते हुए यहाँ आगे जाके कहीं गिरता। ठीक है ना, ऐसे पैराबोलिक पाथ को फॉलो करते हुए यहाँ कहीं आगे ग्राउंड पे जाके गिरता। ठीक है, पर ध्यान दो ये तो धागा कट करता तब ऐसा होता, अभी तो ये धागे से अटैच्ड है, और सोच के देखो इसी पैराबोलिक पाथ पे अगर मैं इसको मूव करा दूं तो धागा हमारा स्ट्रेच हो जाएगा, धागा स्ट्रेच थोड़ी हो सकता है, धागा हमारे कैसे हैं, थ्रेड हमारे कैसे हैं, इनएक्सटेंसिबल,
तो ये थ्रेड इसके साथ बंधा हुआ है, वो इसको अपने साथ बाउंड रखते हुए वापस से इसको इसी सर्कुलर पाथ पे वापस ले आएगा, ठीक है, और ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर जाएगा। तो लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी √5 GL दी, तो टेंशन पूरे रास्ते कहीं पर भी जीरो नहीं होगी, बस एक इंस्टेंट के लिए, एक बस मोमेंट के लिए हाईएस्ट पॉइंट पे जाके जीरो होगी, धागा स्लैक होगा, पैराबोलिक पाथ में बॉब जाना चाहेगा, पर पैराबोलिक बॉब पाथ में बॉब जाता उससे पहले धागा तुम्हारा फिर से स्ट्रेच हो जाएगा, टेंशन जो मैक्सिमम से कम होते होते जीरो हो गई थी हाईएस्ट पॉइंट पे, वो वापस से जीरो से इंक्रीज होना चालू हो जाएगी, और तुम्हारा बॉब वर्टिकल सर्कुलर मोशन करते हुए, कंप्लीट करते हुए वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। तो ठीक है, जो लास्ट पार्ट था क्वेश्चन का मैंने बीच में समझा दिया। कमेंट ऑन द नेचर ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ द बॉब आफ्टर इट रीचेस पॉइंट सी। तो पॉइंट सी पे आने के बाद, धागा स्लैक होने के बाद भी आगे हल्का सा बढ़ते ही धागा फिर से स्ट्रेच हो जाएगा और ये अपना वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर जाएगा। क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट? ठीक है, तो लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी अगर हम लोग बॉब को प्रोवाइड कर दे √5 GL, ठीक है, तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर जाएगा, और √5 GL से ज्यादा दे दोगे तो और इजीली कंप्लीट कर जाएगा। तो ये भी काफी कॉमन क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेलोसिटी वी शुड प्रोवाइड टू द बॉब एट द लोएस्ट पॉइंट सो दैट इट कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो हम लोग आंसर देते हैं वेलोसिटी शुड बी आइदर इक्वल टू √5 GL और मोर देन दैट। ठीक है, चलो सेकेंड पार्ट, द स्पीड ऑफ बॉब एट पॉइंट बी एंड सी। बॉब की स्पीड बतानी है हमें पॉइंट बी पे और पॉइंट सी पे, टॉप मोस्ट पॉइंट को सी मार्क किया हुआ था ना हमने, ठीक है, तो बी और सी पे हमें इसकी स्पीड बतानी है। सी पे स्पीड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ए पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में √GL, ठीक है। अब हाईएस्ट पॉइंट सी पे क्वेश्चन में स्पीड पूछी है, √GM तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो, बी पॉइंट पे निकालने के लिए क्या करोगे? बी पॉइंट पे स्पीड ढूंढने के लिए क्या करोगे? तो अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस पूरे प्रोसेस के अंदर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स ही हमारे बॉब पे वर्क कर रही है, सिस्टम पे वर्क कर रही है। वी कैन अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं सी और बी के बीच में, या फिर इनिशियल पॉइंट ए और बी के बीच। ठीक है, हमें तो बी पे स्पीड निकालने से मतलब है, बी पे स्पीड निकालने के लिए बी पॉइंट और किसी भी और नोन पॉइंट, ठीक है, जहाँ पे तुम्हें स्पीड पहले से पता है, उनके बीच में तुम्हें एनर्जी कंजर्वेशन लगा लेनी है। तो स्पीड तुम्हें लोएस्ट पॉइंट ए पे भी हम निकाल चुके हैं √5 GL, टॉप मोस्ट पॉइंट सी पे भी हम निकाल चुके हैं √GL। तो तुम दिमाग लगा लो ए और बी के बीच में, चाहे तुम दिमाग लगा लो बी और सी के बीच में। ठीक है, अभी मैं डायग्राम, जैसे मेरे को स्लाइड करना पड़ गया अपना ये डॉक्यूमेंट रीडर, तो मैं दिमाग लगवा रहा हूँ ए और बी के बीच में। ठीक है, तो चलो हम क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट सी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, स्पीड एट बी निकालने के लिए, ठीक है, हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लगाने जा रहे हैं ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में। तो चलो ए को हमने मान रखा था जीरो पोटेंशियल लेवल, ए पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, ए पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर, और वी नॉट अभी हमने निकाला √5 GL, √5 GL का स्क्वायर 5 GL। ठीक है, यही बॉब जब तुम्हारा बी पॉइंट पे पहुंच जाएगा, ध्यान से देखो कितना हाइट ऊपर चला जाएगा जीरो पोटेंशियल लेवल से, कितना हाइट ऊपर चला जाएगा L। तो बी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgl, और काइनेटिक एनर्जी हाफ m वेलोसिटी एट पॉइंट बी का स्क्वायर। ठीक है, तो वेलोसिटी एट पॉइंट बी कैलकुलेशन करके वेलोसिटी एट पॉइंट बी हम ढूंढ निकालते हैं। तो ध्यान दो, पूरे में से सबसे पहले तो m कॉमन आके कैंसिल, क्या रह गया अपने पास 5/2 GL इज इक्वल टू GL प्लस हाफ VB का स्क्वायर। 5/2 GL माइनस GL कितना हो जाएगा 3/2 GL इज इक्वल टू हाफ VB का स्क्वायर। हाफ से हाफ दोनों साइड कैंसिल, VB की वैल्यू √3 GL। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें पूछा था रेशियो ऑफ वेलोसिटी या स्पीड, रेशियो नहीं पूछा था, वैल्यूज ही पूछ रखी थी, स्पीड ऑफ बॉब एट बी एंड एट सी। तो स्पीड ऑफ बॉब एट बी हमने क्या निकाल दिया है √3 GL। स्पीड ऑफ बॉब एट सी हाईएस्ट पॉइंट हम पिछले पार्ट में ऑलरेडी निकाल चुके थे √GL। ठीक है, ये हमारे आंसर है। ठीक है, समझ में आया सेकंड पार्ट?
और थर्ड पार्ट तब अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। थर्ड पार्ट मैं तुम्हें वैसे रीड करके बता रहा हूँ। क्या निकालना था? रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉब एट बी एंड सी। रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉब एट बी एंड सी। थर्ड पार्ट में क्या निकालना है हमें? वी हैव टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉब एट बी एट सी का रेशियो किसके बराबर हो जाएगा? हाफ एम वी बी का स्क्वायर अपॉन हाफ एम वेलोसिटी एट सी का स्क्वायर। हाफ से हाफ कैंसिल, एम से एम कैंसिल। वी बी वेलोसिटी एट बी अभी हमने निकाला √3gl का स्क्वायर 3gl। वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट सी पहले निकाल रखा था √gl का स्क्वायर gl। gl से gl कैंसिल, आंसर 3। ठीक है, समझ में आ गया क्या? जो भी मैंने तुम्हें लास्ट 2 क्वेश्चंस करके दिखाया, दोनों में मैं तुम्हें जो बात रियलाइज कराना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर ही रहे हैं, ठीक है, साथ के साथ तुम ये रियलाइज करो किसी भी क्वेश्चन में तुम्हें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है तो तुमने जो भी प्रोसेस चल रहा है उस प्रोसेस में सिस्टम पे लगने वाली सारी फोर्स चेक करनी है। उन सारी फोर्सेस के वर्क डन पे ध्यान देना है। जितनी भी फोर्सेस वर्क कर रही हैं वो सारी कंजर्वेटिव हैं, तो तुम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हो, अदरवाइज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, डन है, क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो अभी वाले लेक्चर में इतना ही। बाकी फिर जो हमारा डिस्कशन है कोलिजन्स के बारे में, पावर के बारे में, ठीक है, वर्क की बात हो गई, एनर्जी की बात होगी, थोड़ा सा छोटा सा डिस्कशन पावर का, और फिर कुछ हम कोलिजन्स वगैरह डिस्कस करेंगे, इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन, वो सब नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आज के लिए इतना ही बेटा।